Hello everybody. So today we will start second chapter of economics and the name of the chapter is sectors of Indian economy. Now ये जो chapter है इसके बाद we will definitely start with history. So ये chapter around 2-3 classes में ख़त्म हो जाएगा. Also this chapter is very easy. Okay. So now let's start with the chapter. सबसे पहले आप लोग की बुक में 3 सेक्टर्स के बारे में बता रखा है. फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं और सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं. ठीक है, तो आप लोग की बुक में इन 3 सेक्टर्स के बारे में बता रखा है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर से. प्राइमरी सेक्टर के अंदर ऐसी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है और जो एंड प्रोडक्ट होता है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स ही होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कॉटन ग्रो कर रही हूँ. कॉटन ग्रो करने के लिए सबसे पहले मुझे सनलाइट, रेनफॉल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है. तो ये नेचुरल फैक्टर्स की ज़रूरत है. उसके अलावा जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, जब मैं कॉटन ग्रो कर रही हूँ उस चीज़ का जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो कॉटन ही होगी, राइट. वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट ही होगा. तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर सबसे पहले तो जो यूज़ किए जाते हैं वो भी नेचुरल चीज़ें ही होती है और जो एंड प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट. ओके, उन सबको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मिल्क की, तो मिल्क जो है वो कब निकाला जाता है वो एनिमल के बायोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड करता है. ओके, तो ये भी एक प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है. उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैं जा करके कोल एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ या फिर कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, तो ये भी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है. तो प्राइमरी सेक्टर में वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है. उसके अलावा प्राइमरी सेक्टर में वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि अदर एक्टिविटीज़ के लिए बेस बनाती हैं. फॉर एग्जांपल मैंने कॉटन उगा दी. ठीक है, अब मैंने कॉटन उगा दी तो वो कॉटन ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, कॉटन से धागे बनते हैं और वो धागे यूज़ होते हैं, राइट. तो कॉटन जो है वो बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए बेस है, दैट इज़ धागा बनाने के लिए कॉटन बेस है. ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ, मैं कोल एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ. कोल एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ तो ऐसे ही तो कोल यूज़ नहीं हो जाता. कोल को भी किसी ना किसी फॉर्म में अलग तरीके से यूज़ किया जाता है. तो कोल तो बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए एज अ बेस काम करता है. तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़, ऐसी सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस होती हैं जो कि बाकी एक्टिविटीज़ के लिए एज अ बेस काम करती हैं. प्राइमरी सेक्टर में यूजुअली नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए जाते हैं. दैट इज़ इट फॉर प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर का एक और भी नाम होता है, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. ओके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा काम प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर रिलेटेड ही होते हैं. नाउ द सेकेंड सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर. जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, कॉटन प्रोड्यूस हुई प्राइमरी सेक्टर में. अब उस कॉटन से क्या बनाना है, धागा बनाना है, यार्न बनानी है. ठीक है, तो उस कॉटन को इंडस्ट्रीज में लेके जाया जाएगा, मशीन से पास करवाया जाएगा, उसकी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाएगी. उसके बाद उस कॉटन से धागा बना दिया जाएगा. इस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ओके, दैट इज कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग करके यार्न या फिर धागा बना दिया जाता है. ठीक है, सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं. सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेके आए जाते हैं और नेचुरल प्रोडक्ट्स से फाइनल प्रोडक्ट्स बना दिए जाते हैं थ्रू मैन्युफैक्चरिंग. ओके, जैसे कि आप लोग को पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो डायरेक्टली नेचुरल फॉर्म में यूज़ नहीं की जा सकती. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि गम की, राइट, तो बहुत सारे ट्रीज में से पल्प निकाला जाता है गम को बनाने के लिए. ठीक है, उसके बाद वो पल्प जो होता है वो इंडस्ट्रीज में जाता है. उसके बाद फाइनल गम या फिर फेविकॉल कुछ भी बन के आता है. ओके, उसके अलावा आप लोग की बुक में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है शुगर या फिर गुड़ बनाने का. ठीक है, सबसे पहले तो नेचुरली शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर. ठीक है, शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है. उसके बाद उस शुगर केन को इंडस्ट्रीज में लाया जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और उसको शुगर और या फिर गुड़ में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, तो आप लोग की बुक में बताया गया है कि सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर सारी की सारी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक्टिविटीज आ जाती हैं. नाउ द थर्ड सेक्टर इज टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर के अंदर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आती हैं. ओके, टाइप 1 और टाइप 2. टाइप 1 के अंदर, टर्शरी सेक्टर के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है,
नेचुरल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब उन नेचुरल प्रोडक्ट्स को मेरे को इंडस्ट्रीज तक लेके जाना है तो मेरे को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा टर्शरी सेक्टर में। अब उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में फाइनल प्रोडक्ट्स बन गए हैं, अब मुझे उन फाइनल प्रोडक्ट्स को मार्केट तक लेके जाना है तो भी मुझे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। उसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में और बहुत सारी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक बैंकिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी फार्मर को लोन चाहिए बैंक से, ठीक है, तो लोन रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो बैंक की होती हैं, एंड बैंकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो टर्शरी सेक्टर में आ जाती हैं, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर में आलू प्रोड्यूस हो, ठीक है, उन आलू को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, तो वो एक्टिविटीज़ जो है वो टर्शरी सेक्टर में आ जाएगी। तो टर्शरी सेक्टर में टाइप 1 एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करने के लिए और प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में हेल्प करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, जिसके अंदर आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। टाइप 2 एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनको बोला जाता है सर्विस सेक्टर। टाइप 2 एक्टिविटीज टर्शरी सेक्टर में वो होती हैं जो कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल टीचिंग, डॉक्टर, वॉशरमैन, बार्बर्स, लॉयर्स, ठीक है। टर्शरी सेक्टर में टाइप 2 एक्टिविटीज होती है सर्विस सेक्टर की, जो कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। इसके अंदर और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक एटीएम बूथ्स, इंटरनेट कैफे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, कॉबलर्स, सबके सब जो एक्टिविटीज हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। आप लोग की बुक में एक और पॉइंट बता रखा है, सर्विस सेक्टर में रिसेंटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत सारी सर्विसेज आ गई हैं, लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ्स एक्सेट्रा, राइट। तो ये तीन टाइप के सेक्टर्स मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया अभी। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार सीबीएसई बोर्ड्स में पूछा गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3 टाइप्स के सेक्टर को एक्सप्लेन करो, तो आप लोग को तीनों सेक्टर को एक्सप्लेन करना है विद दी एग्जाम्पल्स, क्योंकि मैंने आप लोग को तीनों सेक्टर्स में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन बिटवीन दीज 3 सेक्टर्स, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक कंट्री का डेवलपमेंट, ठीक है, किस चीज़ से डिटरमाइन किया जाता है कि उस कंट्री के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। अगर उस कंट्री के अंदर ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये माना जाता है कि उस कंट्री के जो लोग हैं वो ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और वो उस कंट्री के लोग जो हैं वो खुश हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी कंट्री में बहुत कम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं तो ये माना जाता है कि उस कंट्री में इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं और उस कंट्री के जो लोग हैं वो ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो खुश नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एक कंट्री जो है उसके अंदर फाइनल गुड्स की वैल्यू निकाली जाती है और उस फाइनल गुड्स की वैल्यू से ये डिटरमाइन किया जाता है कि वो कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिस्किट की इंडस्ट्री ने सबसे पहले क्या किया, उसने 10 रुपये किलो के वीट खरीदी, ठीक है, 8 रुपए किलो की वीट खरीदी। उसके बाद वो वीट जो है वो मिल में गई, वो वीट जो है वो आटे में कन्वर्ट हुई, तो वीट फ्लोर में कन्वर्ट हुई और फ्लोर हो गया 10 रुपए किलो का। 10 रुपए किलो की उस बिस्किट की इंडस्ट्री ने वीट खरीदी। उसके बाद उस इंडस्ट्री ने शुगर खरीदी, ऑयल खरीदा और सबको मिला के जो है बिस्किट्स बना दिए, और उन बिस्किट्स की जो वैल्यू थी दैट इज 60 रुपीज, ओके। और उसके बाद उस बिस्किट्स को बेच दिया गया, राइट। तो यहाँ पर उस बिस्किट्स को बनाने में जितनी भी चीज़ें यूज हुई है दैट इज व्हीट, फ्लोर, शुगर, ऑयल, ये जितनी भी चीज़ें उन बिस्किट्स को बनाने में यूज हुई है इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। और फाइनल जो प्रोडक्ट बन के आया है दैट इज बिस्किट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है, इसको बोला जाता है फाइनल गुड्स। तो हमेशा क्या किया जाता है, फाइनल गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है हर सेक्टर से। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी सेक्टर का या फिर किसी कंट्री का प्रोडक्शन निकालना है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये 8 रुपए किलो भी कैलकुलेट कर रही हूँ, 10 रुपए किलो वाला भी कैलकुलेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं शुगर भी कैलकुलेट कर रही हूँ, ऑयल भी कैलकुलेट कर रही हूँ और बिस्किट भी कैलकुलेट कर रही हूँ। तो आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि बिस्किट्स की कॉस्ट के अंदर इन सब के सब इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। तो जब फाइनली गुड्स का प्रोडक्शन निकाला जाता है तो क्या किया जाता है, इंटरमीडिएट वैल्यूज को ऐड नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यूज को ऐड किया जाता है। और इस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज का प्रोडक्शन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है।
देखो, जो वीट की कॉस्ट थी दैट इज 8 रुपीज पर केजी। तो 8 रुपीज पर केजी में वो जो फ्लोर मिल थी उसने 10,000 केजी वीट खरीदी, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई, 80,000 रुपीज। उसके अलावा जब आटा बन के आया फ्लोर मिल से तो उस आटे की वैल्यू थी 10 रुपए पर केजी, ठीक है, और वो 10 रुपए पर केजी से दैट इज 10 रुपए केजी के अमाउंट पे जो बिस्किट की इंडस्ट्री है उसने भी 10,000 किलो जो है व्हीट खरीदी, राइट। तो उस व्हीट की क्या वैल्यू हो गई, व्हीट की वैल्यू हो गई इतनी, राइट। उसके अलावा उस बिस्किट की इंडस्ट्री ने कोकोनट्स खरीदे, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने खरीदे 5,000 कोकोनट और एक कोकोनट 10 रुपए का था, तो उन कोकोनट की क्या वैल्यू हो गई, 50,000, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने शुगर भी खरीदा, ऑयल भी खरीदा। तो जितनी भी पूरी कॉस्ट थी, जितनी भी इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट थी वो पूरी की पूरी फाइनल बिस्किट्स में आ गई। इसलिए हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है। तो हमेशा किसी भी कंट्री का प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए जितने भी सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, देखो टर्शरी में तो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, सिर्फ सर्विसेज ही प्रोड्यूस होती हैं, तो सर्विसेज का अमाउंट ले लिया जाता है, ठीक है। सर्विसेज का अमाउंट कैसे लिया जाता है ये आप लोग को नहीं बता रखा, ठीक है, सिर्फ आप लोग को गुड्स का अमाउंट बता रखा है कि कैसे लिया जाता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों सेक्टर्स में से क्या किया जाता है कि जितने भी फाइनल गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू नहीं लिया जाता, जितने भी फाइनल गुड्स हैं उनका वैल्यू लिया जाता है और उन सबको ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद निकाला जाता है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, राइट। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो क्यों कैलकुलेट नहीं करते। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इसलिए कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि जो फाइनल गुड्स होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिस्किट सेल हो रहे हैं 60 रुपीज़ का पर पैकेट, उन बिस्किट्स में व्हीट के भी पूरे पैसे हैं, फ्लोर के भी पूरे पैसे हैं, उसके अलावा मैं बात करूं शुगर के भी उसी के अंदर पैसे हैं, ऑयल के भी पैसे उसी में ही हैं, कोकोनट्स के भी पैसे उसी में ही हैं, राइट। तो जो फाइनल गुड्स होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती ही है। इसलिए हमेशा जब प्रोडक्शन कैलकुलेट किया जाता है तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू काउंट नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ही कैलकुलेट की जाती है, राइट। तो जो इतनी देर से मैं बोल रही हूँ कि तीनों सेक्टर्स जो हैं उसके अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी जो वैल्यू है उसको ऐड किया जाता है और इस तरीके से पता चलता है कि उस कंट्री के अंदर टोटल कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं एक साल में, ओके। अब इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्राइमरी सेक्टर के गुड्स की वैल्यू थी ये, सेकेंडरी सेक्टर के गुड्स की वैल्यू थी ये और टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज की वैल्यू थी ये, ठीक है। अब इन तीनों को मैंने ऐड करा, अब इन तीनों को जो ऐड करके आया इस चीज़ को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तीनों सेक्टर्स में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उन सब की वैल्यू को जब ऐड करके जो रिजल्ट आता है उस चीज को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। जितनी ज्यादा उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू होगी टोटल उतना ज्यादा मतलब कि पता चल जाता है कि वो कंट्री डेवलप्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा एक कंट्री की जीडीपी होगी, मतलब कि जितना ज़्यादा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का टोटल आएगा, जितनी ज़्यादा उस कंट्री की जीडीपी होगी उतनी ज़्यादा वो कंट्री डेवलप्ड होगी, ओके। अब ये जो जीडीपी होती है ये पूरी इंडिया की कैलकुलेट की जाती है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट टास्क होगा, कितने लार्ज स्केल पे सारे गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो ऐड की जाती है, ठीक है। इंडिया इतना बड़ा है, इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में उन सब की वैल्यू ऐड की जाती है एक साल में और ये जो टास्क है ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए आप लोग की बुक में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में बोला गया है दिस मैमथ टास्क, मैमथ मतलब कि ये जो टास्क है ये बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है, दैट इज जीडीपी कैलकुलेट करने का जो टास्क है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पे किया जाता है। तो ये जो मैमथ टास्क है ये कौन परफॉर्म करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है वो जीडीपी कैलकुलेशन का टास्क परफॉर्म करती है। कैसे परफॉर्म करती है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है उसके अलग अलग स्टेट्स में डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। अब वो डिपार्टमेंट अपने अपने स्टेट्स के गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को दे देते हैं, राइट।
और इस तरीके से इंडिया की जो जीडीपी है वो कैलकुलेट होती है। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है वो जीडीपी कैलकुलेशन के टास्क को परफॉर्म करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अलग अलग स्टेट्स में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अलग अलग स्टेट्स, जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सब के अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के, और वहाँ पर ये टास्क परफॉर्म किया जाता है जीडीपी कैलकुलेट करने का, राइट। अब वो जो सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को दोबारा से दे देते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री उन सबको ऐड कर देती है। इस तरीके से टोटल गुड्स की जो वैल्यू है वो आ जाती है और इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट हो जाती है एक साल की। अब आप लोग की बुक में तीनों सेक्टर्स के बीच में हिस्टोरिकल चेंजेस बताए हुए हैं। आप लोग की बुक में बताया हुआ है कि सबसे पहले जो है प्राइमरी सेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर था, और प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज्ड थे, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर दैट इज़ एग्रीकल्चरल रिलेटेड सेक्टर जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग एंगेज थे, और जिसकी वजह से उस सेक्टर ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया और उस सेक्टर ने बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस किया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं वो धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर में जाना स्टार्ट हो गए, राइट। वो जो लोग हैं वो सब के सब इंडस्ट्रीज़ में काम करने लग गए, जिसकी वजह से जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में काम करने लग गए, राइट। अब क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेकेंडरी सेक्टर में थे और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी उसमें था, और प्रोडक्शन भी उस सेक्टर का सबसे ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट 100 सालों से एक शिफ्ट हुई है फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर टू सर्विस सेक्टर। अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर में एंगेज्ड हैं। सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है अब इन दी टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर में अब एम्प्लॉयड हैं। ये जस्ट बहुत नॉर्मल सी चीज़ आप लोग की बुक में बता रखी है कि सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर था जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता था और सबसे ज़्यादा लोग भी उसमें एंगेज थे। उसके बाद जो थोड़े थोड़े लोग हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हो गए, और उसके बाद लोग जो हैं वो टर्शरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो गए। ओके, तो ये जो है ये तीनों सेक्टर्स के बीच में हिस्टोरिकल चेंजेस आप लोग की बुक में बता रखे हैं, ठीक है। अब आप लोग की बुक में तीनों सेक्टर्स के बीच में एक ब्रॉड कंपैरिजन किया हुआ है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। जिस तरीके से ये इंडिया में है उसके बेसिस पे आप लोग की बुक में ब्रॉड कंपैरिजन किया हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, यू कैन सी दीज टू ग्राफ्स। इन दो ग्राफ से आप लोग को पता चल जाएगा कि ओवर द ईयर्स, दैट इज 1971 से 1972, उसके बाद 2011 से 2012, इस 40 ईयर्स के टाइम पीरियड में एक ग्रेजुअल चेंज हुआ है जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में। दैट इज आप लोग देख सकते हैं कि अब सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टर्शरी सेक्टर में हो रहा है, राइट। नाउ यू कैन सी दीज टू ग्राफ्स ऑन योर स्क्रीन। आप लोग देख सकते हैं कि पहले 1971, 1972 में सबसे ज़्यादा जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन था वो था प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर से सबसे ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होते थे, ठीक है। बट अब दैट इज़ 2011-12 के फिगर्स आप लोग की बुक में बता रखे हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि अब जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ टर्शरी सेक्टर का है। दैट इज टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। अब ऐसा क्यों है कि इन 40 ईयर्स में इतना ग्रेजुअल चेंज आया है कि जो टर्शरी सेक्टर है उसकी जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है, उनका जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसी क्या चीज़ें हुई है कि इन 40 ईयर्स में टर्शरी सेक्टर्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है? इस चीज़ से रिलेटेड आप लोग की बुक में 5 पॉइंट्स बता रखे हैं, 4 पॉइंट्स बता रखे हैं। उन पॉइंट्स के अंदर ये बता रखा है कि टर्शरी सेक्टर में ऐसा क्या है कि टर्शरी सेक्टर इतनी ज़्यादा जीडीपी प्रोड्यूस हो रही है और टर्शरी सेक्टर ने प्राइमरी सेक्टर को भी रिप्लेस कर दिया है। नाउ पॉइंट नंबर 1, किसी भी कंट्री के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये पुलिस स्टेशंस, विलेजेस, बैंक्स,
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डिफेंस, इंश्योरेंस कंपनीज, ये जो है वो किसी भी कंट्री में बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो सर्विसेज हैं, इन सब सर्विसेज को बोला जाता है बेसिक सर्विसेज। दैट इज़ हर इंसान को इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती ही है, और ये जो सारी सर्विसेज हैं ये गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है कभी कभी, ठीक है। तो ये जो सारी सर्विसेज हैं ये टर्शरी सेक्टर में आती हैं, तो इसलिए टर्शरी सेक्टर जो है वो डेवलप कर रहा है। नाउ पॉइंट नंबर 2, देखो पॉइंट नंबर 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल 4 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर बढ़ेगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, टर्शरी सेक्टर जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। टाइप 1 के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड है। दैट इज़ मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसी सारी चीज़ें जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करने के लिए और फंक्शन करने के लिए चाहिए, वो सबकी सब टर्शरी सेक्टर में प्रेजेंट होती है। तो जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेंगे वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर भी ग्रो करेगा। टर्शरी सेक्टर जो है वो 2 टाइप से ग्रो करता है। सबसे पहले तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेंगे तो भी टर्शरी सेक्टर ग्रो करेगा। उसके अलावा अगर सर्विस सेक्टर, दैट इज टीचिंग, हॉस्पिटल, ये सारी एक्टिविटीज़ ग्रो करेंगी तो भी टर्शरी सेक्टर ग्रो करेगा। इसलिए मैंने आप लोग को टर्शरी सेक्टर 2 टाइप में डिवाइड करके पढ़ाया था। तो टाइप 1 के अंदर मैंने आप लोग को यही चीज़ें बताई थी कि अगर मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में फॉर एग्जाम्पल कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करेगा। तो जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट होगा, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 3, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे कोई भी इंसान कमाता है तो वो अपनी सारी की सारी कमाई इन बेसिक चीज़ों पे ही लगाता है। फॉर एग्जाम्पल वो क्या सोचेगा कि मैं किसी एक्सपेंसिव होटल में रहूँ, मैं शॉपिंग करूँ, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाऊँ, मैं अच्छे स्कूल में जाके पढ़ूँ, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके बाहर खाना खाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी टर्शरी सेक्टर में ही आती है। तो अगर जो लोग हैं वो थोड़े अमीर हो जाते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, वो अपने सारे पैसे, सारी इनकम जो है वो टर्शरी सेक्टर पे ही स्पेंड करते हैं, इसलिए टर्शरी सेक्टर की जो जीडीपी है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, राइट। अब नेक्स्ट कम्स पॉइंट नंबर 4। आप लोग की बुक में बता रखा है कि कुछ पास्ट डिकेड से, दैट इज पास्ट 20-30 ईयर्स से कुछ नई सर्विसेज आ गई हैं जिनका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो सर्विसेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गई हैं। तो इन सर्विसेज का जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये सर्विसेज जो हैं वो टर्शरी सेक्टर की जीडीपी बढ़ा रही हैं। अब मैंने आप लोग को बताया कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसको पीछे छोड़ के टर्शरी सेक्टर अब सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन सेक्टर बन गया है। दैट इज सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है वो टर्शरी सेक्टर ही प्रोड्यूस करता है। अब हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब आप लोग की बुक में बता रखा है टर्शरी सेक्टर का लिमिटेशन, दैट इज टर्शरी सेक्टर का क्या ड्रॉबैक है, ये चीज़ आप लोग की बुक में बता रखी है, राइट। तो अभी तक आप लोगों ने अपने माइंड में टर्शरी सेक्टर का ये परसेप्शन बना के रखा होगा कि टर्शरी सेक्टर बहुत अच्छा है, टर्शरी सेक्टर के अंदर जो भी लोग एम्प्लॉयड है वो बहुत अच्छा कमा लेते हैं, और टर्शरी सेक्टर के अंदर जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं वो सबके सब बहुत ज़्यादा रिच हैं, और उन सबकी बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग है। ये परसेप्शन आप लोग का होगा टर्शरी सेक्टर के बारे में। बट आप लोग को पता होना चाहिए कि टर्शरी सेक्टर जो है उसके अंदर भी 2 टाइप के लोग एम्प्लॉयड होते हैं। टाइप नंबर 1 ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा एडुकेटेड हैं और जिनके लिए बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई जॉब निकली टीचिंग की, ठीक है, तो टीचिंग के लिए 15 सीट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा एडुकेटेड लोग जो हैं उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया और वो टीचर बन गए, ठीक है। और टाइप 2 टर्शरी सेक्टर में वो लोग भी आते हैं जो कि स्मॉल शॉपकीपर्स हो, रिपेयर पर्सनस हो, ट्रांसपोर्ट पर्सनस हो, एक जगह से दूसरी जगह को गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हों, ठीक है। अब ये जो लोग हैं ये तो मुश्किल से कमाते हैं, बहुत कम कमाते हैं। तो आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि टर्शरी सेक्टर के अंदर भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि अच्छा कमा पाते हैं। बाकी टर्शरी सेक्टर के अंदर ऐसे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या फिर वो किसी चीज़ की रिपेयरिंग का काम करते हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, तो वो लोग जो हैं वो इतना अच्छा नहीं कमा पाते। ये चीज़ जो है ये टर्शरी सेक्टर का एक ड्रॉबैक है, ओके।
यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन। आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों से बात करी कि टर्शरी सेक्टर जो है उसका कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, बट क्या टर्शरी सेक्टर ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा है? आप लोग देख सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर अभी भी इतने ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है। ऑल्दो टर्शरी सेक्टर इतना अच्छा जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है, बट बहुत लिमिटेड लोग ही टर्शरी सेक्टर के अंदर एंगेज्ड हैं। अभी भी इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग जो हैं वो टर्शरी सेक्टर के अंदर एंगेज नहीं है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर ही एंगेज्ड है। वाइल एज यू कैन सी दिस जीडीपी चार्ट के अंदर क्लियरली विजिबल है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर कितना कम जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितने ज़्यादा लोग एंगेज्ड हैं। वाइल एज जो टर्शरी सेक्टर है वो कितना अच्छा जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है, बट टर्शरी सेक्टर में इतने ज़्यादा लोग जो है वो एंगेज नहीं हैं। तो आप लोग की बुक में बताया गया है कि टर्शरी सेक्टर जो है उसकी जीडीपी में तो बहुत अच्छी शिफ्ट हुई है, दैट इज टर्शरी सेक्टर की जीडीपी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट ऐसी सिमिलर शिफ्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में नहीं हुई है। टर्शरी सेक्टर के जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं, आई वोंट से कंडीशंस, मैं बोलूँगी टर्शरी सेक्टर में जितने लोग एम्प्लॉयड हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट नंबर है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू उसकी जीडीपी। एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर की जीडीपी इतनी कम है, उसके बाद भी उसके अंदर कितने ज़्यादा लोग एंगेज्ड हैं। तो ये चार्ट्स देख के आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ही लोग हैं? जितने रिक्वायर्ड नहीं हैं उससे भी बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप लोग की बुक में लक्ष्मी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी जो है उसकी फैमिली में 5 लोग हैं और वो एक लैंड पे पूरी की पूरी अपनी फार्मिंग करते हैं। तो पाँचों के पाँचों लोग जो हैं उनकी फैमिली के, वो उस लैंड पे काम करते हैं और क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। दैट इज लक्ष्मी खुद है, लक्ष्मी के हस्बैंड है और लक्ष्मी के तीनों बच्चे, वो सब के सब 5 लोग एक ही लैंड पे लगे हुए हैं और उससे वो क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और उन क्रॉप्स को बेच के फिर वो पैसे कमाते हैं। बट ये जो सब 5 के 5 लोग हैं ये अंडर एम्प्लॉयड हैं। अब आप लोग अंडर एम्प्लॉयड का मतलब समझिए। देखिए, मैं आप लोग को कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बताने वाली हूँ डिफिकल्ट वर्ड्स में। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू जो आप लोग की एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा हुआ है। देखो, अब इन 5 लोगों में से अगर मैं 3 लोग निकाल दूँ, ठीक है, इन 5 लोगों में से मैंने 3 लोग निकाल दिए और दैट इज मैंने 3 बच्चे निकाल दिए और सिर्फ लक्ष्मी और उसके हस्बैंड ही इस लैंड पे काम कर रहे हैं, तभी भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है जितना पहले होता था। दैट इज तभी भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है जितना 5 लोगों में होता था। तो इस लैंड पे 5 लोग काम करें तो भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है और इस लैंड पे 2 लोग काम करें तो भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। इस चीज को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। दैट इज, अब अगर इस लैंड पे 2 लोग काम कर रहे हैं तो वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ इस लैंड पे काम करेंगे, ठीक है। बट जब इस लैंड पे 5 लोग काम कर रहे थे तो वो 5 लोग थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, कोई भी अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर रहा था। तो जब इस लैंड पे 5 लोग काम कर रहे थे तो उन 5 लोगों को बोला गया कि ये जो सब लोग हैं ये अंडर एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि ये सब के सब लोग अपनी फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर रहे थे। अगर मैं बात करूं इस सिचुएशन की जिसके अंदर सिर्फ ये 2 लोग काम कर रहे हैं, तो अब ये लोग अंडर एम्प्लॉयड नहीं है क्योंकि अब ये लोग अपनी फुल पोटेंशियल के साथ काम कर रहे हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर उन लोगों को अनएम्प्लॉयड तो नहीं बोला जाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पर ये 5 लोग काम कर रहे थे तो इनको अनएम्प्लॉयड तो नहीं बोला गया क्योंकि ये कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे थे, ठीक है। तो इनको अनएम्प्लॉयड तो नहीं बोला जाता, बट इनको अंडर एम्प्लॉयड बोला जाता है क्योंकि ये अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं करते और इनका जो लेबर इफेक्ट है वो डिवाइड हो जाता है। इस पूरी की पूरी अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को बोला जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि ये जो 5 लोग हैं ये अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हैं और इन 5 लोगों के अंदर से अगर मैं 2-3 लोग निकाल भी लूँ तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को, इस पूरी सिचुएशन को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब आप लोग की बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो,
अब ये जो है ये लैंड है, इसके अंदर से मैंने 3 लोग निकाल दिए जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, और उन 3 लोगों को कोई और फार्मर ले गया। ठीक है, कोई और फार्मर ले गया, बोला कि तुम अपने तीनों बच्चे मुझे दे दो, इन बच्चों से मैं अपने लैंड पे काम करवा लूंगा। ठीक है, तो वो फार्मर अपने पास ले गया। फॉर एग्जाम्पल उस फार्मर का नाम था सुखाराम। ठीक है, तो सुखाराम उन तीनों बच्चों को ले गया और बोला कि इन तीनों बच्चों को मैं अपने पास अपने लैंड में काम करवा लूंगा, और उसके बाद सुखाराम ने उन तीनों बच्चों को वेजेस दिए, दैट इज तनख्वाह दी। इस तरीके से अब उस फैमिली की टोटल इनकम जो है वो बढ़ गई, राइट। अब उस फैमिली के अंदर वो जो उनका खुद का लैंड है उससे भी पैसे आ रहे हैं, और उसके अलावा जो 3 लोग थे, जो उनके 3 बच्चे थे, उनको भी अपनी सैलरीज और वेजेस मिल रही हैं। तो इस तरीके से उस फैमिली की टोटल इनकम बढ़ गई। यही होता है इंडिया के एग्रीकल्चरल फैमिलीज में। आप लोग की बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चरल फैमिलीज जो हैं उसके अंदर ये टर्म बहुत ज़्यादा ही फॉलो हो रहा है, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि वहाँ पर पूरी पूरी फैमिलीज जो हैं वो एक ही लैंड पे लगी हुई हैं और ज़बरदस्ती लगी हुई हैं, उनका उधर कुछ काम नहीं है। अगर उनमें से उतने इतने ज़्यादा लोगों में से थोड़े लोग हटा भी देंगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से प्राइमरी सेक्टर जो है उसके अंदर ज़बरदस्ती लोग घुसे हुए हैं, वो कोई काम भी नहीं कर रहे हैं अपने फुल पोटेंशियल से। और अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर से बहुत सारे लोगों को निकाल भी दो तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के प्रोडक्शन और जीडीपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके।